नेक्स्ट इज हमारे पास प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं। कुछ हमारे पास मेजर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, और कुछ हमारे पास माइनर है। ठीक है, माइनर में वही है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। माइनर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स हैं, और HER2 जो न्यू एक्सप्रेशन वो आते हैं। ठीक है, और इसमें ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह भी आता है जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, पहले मैं मेजर के बारे में बताऊंगी। सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस है कि लिम्फ नोड मेटास्टेसाइज किया है कि नहीं किया है। ठीक है, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड उसमें से भी सबसे जो पहला जो लिम्फ नोड जो इन्वॉल्व होते हैं वो सेंटिनल नोड होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे पूछा कि अगर नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है तो फिर 10% 10 साल से सर्वाइवल के चांसेस 70 to 80% होते हैं। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो फिर 10 to 35% होते हैं। ठीक है, सेकंड जो इम्पोर्टेंट होता है फैक्टर वो होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ठीक है, सेकंड होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस के और कहाँ कहाँ जो है वो कैंसर फैल गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लिम्फेटिक स्प्रेड होगा, फिर हेमेटोजेनिक स्प्रेड होता है। तो लिम्फेटिक स्प्रेड में आप याद रखना है, अगर आउटर क्वाड्रेंट में कैंसर है ना तो एक्सिट नोड्स में फैल जाएगा, अगर इनर क्वाड्रेंट में तो इंटरनल मेमोरी नोड्स में फैलेगा। और हेमेटोजेनिस में मोस्ट कॉमन जो है वो ये जो ब्रेस्ट कैंसर से लंग्स में कैंसर फैल जाता है, उसके अलावा बोन्स में, लिवर में, रीनल्स में और मेनिंजेस में भी फैल सकते हैं। थर्ड इज ट्यूमर साइज। ट्यूमर साइज में ये होता है कि आपने देखना था कि ट्यूमर का साइज कितना बड़ा होगा, 1 सेंटीमीटर से कम में। ठीक है, तो फिर चांसेस सर्वाइवल के ज़्यादा हैं, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो कम है। ठीक है, इस तरह से। ओके, सो स्टेजिंग हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, इसेंशियल्स ऑफ पैथोमा है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इस तरह से हमारे पास स्टेज 0, 1, 2, 3 और 4 में इसको स्टेज किया जाता है। ये ब्लूम रिचर्डसन स्कोर के बेसिस पर ना, इसको ब्लूम रिचर्डसन स्कोर के बेसिस पर आप इसको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कहते हो ना, जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड है। तो ये हमारे पास ना इसके पास स्टेजिंग आ गई ब्रेस्ट कैंसर की। तो यहाँ पे हमारे पास ट्यूमर के हम देखेंगे कि ट्यूमर में कितना फैला है, ट्यूमर का साइज कितना, तो उसको हम T से डिनोट करेंगे। ठीक है, लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट हुई तो N से डिनोट करेंगे, और अगर डिस्टेंस मेटास्टेसिस होगा किसी और ऑर्गन को जिसने इन्वॉल्व किया तो M से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता है, जीरो में क्या होता है कि डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू है, कोई मेटास्टेसिस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, 1 में होता है कि अगर इनवेसिव कार्सिनोमा 2 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है, लेकिन मेटास्टेसिस नहीं हुआ, और ये भी नहीं है। ठीक है, 2 में होता है इनवेसिव कार्सिनोमा 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, 3 मतलब 1 से लेकर 3 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, या फिर वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लिम्फ नोड्स कोई इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, मेटास्टेसिस नहीं हुआ। थर्ड स्टेज कब आएगी, जब हमारे पास जो इन्वेसिव कार्सिनोमा वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा चला गया। ठीक है, यहाँ पे उसने किसी भी चीज़ को इन्वॉल्व किया, उसने स्किन को इन्वॉल्व कर दिया, जिस वाल को इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन अभी वहीं पे है। ठीक है, मेटास्टेसिस देखें यहाँ पे भी नहीं हुई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिम्फ नोड 4 जो है वो इन्वॉल्व सकते हैं, नहीं भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेसिव कार्सिनोमा, मतलब बहुत ज़्यादा ट्यूमर का साइज बढ़ गया। ठीक है, लिम्फ नोड इसमें इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इसमें डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो लंग्स तक वगैरह पहुँच गया हुआ है। तो अब हम ये माइनर की बात करते हैं। माइनर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स वही होते हैं। जो मेजर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं ट्यूमर के स्प्रेड से। ये जो माइनर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं ट्यूमर की बियोलॉजी से, कि ट्यूमर्स दिखते कैसे, उस पर कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, कौन कौन से नहीं है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स के बारे में मैंने पहले बताया। अगर ये एसोसिएटेड होगा, अगर ये प्रेजेंट होगा तो उनकी प्रोग्नोसिस हो सकती है, अच्छी हो सकती है। क्योंकि जब हमने ट्रिपल नेगेटिव में, जिसको हम बेसल भी कहते हैं, उनकी बात की थी कार्सिनोमास की, तो हमने देखा था उसमें कोई भी रिसेप्टर्स नहीं थे, तो उनकी बस प्रोग्नोसिस थी। लेकिन अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो तो उनकी प्रेगनेंसी अच्छी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा रिस्पांस देते होते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर है ना वो एस्ट्रोजन को रिस्पांस कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके AGR2 जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो ह्यूमन एपिडेमिक फैक्टर रिसेप्टर 2 होते हैं। ठीक है, ये पूरे प्रोग्नोसिस होते हैं इसके, अगर ये एब्सेंस है तो फिर चांसेस जो है वो सर्वाइवल के कम होते हैं। ठीक है, देन लिम्फोवेस्कुलर इंवीजन होते हैं कि वो वेस्कुलर स्पेस पे प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक्स एंड कैपिलरीज वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं। उसके अलावा ग्रेडिंग सिस्टम है इसका, रिचर्डसन से हम जो है वो मतलब प्रोग्नोज करते हैं। उसके अलावा प्रोलिफ्रेशन का रेट देखते हैं, प्रोलिफ्रेशन ज़्यादा है कम है, अगर ज़्यादा होगी तो फिर हमारे पास पोवर प्रोग्नोसिस यानी कि ठीक होने के चांसेस कम है। डीएनए की पढ़ी भी देख लेते हैं कि डीएनए की इन्वॉल्वमेंट कितनी है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से ऐसे 3 मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जिसके ऊपर जो हमारे पास स्कार्प रिचर्डसन ने ग्रेडिंग की थी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, जो हमारे पास वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेशन या पोवर डिफरेंशिएटेड था। ठीक है, तो 3 कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक तो ट्यूबुलर फॉर्मेशन है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन कितनी है, मतलब रह गई है, ट्यूब्यूल्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए या भी हैं, या कितने डिस्ट्रॉय होंगे, उसकी बेसिस प्लूमॉर्फिज्म की बेसिस पे, और माइटोसिस कितने हुई। ठीक है, जो इसकी डायग्नोसिस होती है, जब ब्रेस्ट कैंसर को हम डायग्नोस करते हैं तो वो हमारे पास ट्रिपल, हमारे पास एक होता है, इसकी हम ट्रिपल करते हैं। जो डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होता है ना उसको हम ट्रिपल असेसमेंट उसकी हम देते हैं। यानी कि एक तो हम क्लिनिकल देखते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं। दूसरा इमेजिंग करते हैं। इमेजिंग में मैंने बताया था कि अगर 30 ईयर से कम की एज है तो अल्ट्रासाउंड करेंगे, 30 ईयर से ज़्यादा की एज है तो मेमोग्राफी करेंगे। पैथोलॉजी में हम 2 चीज़ें करते हैं, फाइन रेस्पिरेशन साइटोलॉजी करते हैं और कोर बायोप्सी करते हैं। और इसके ये सब तीनों चीज़ें कितनी
और ये ट्रिपल असेसमेंट करके फिर हम कॉन्फिडेंटली जो है वो डायग्नोज करते हैं कि हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर है। अब मैं थोड़ा सा आपको एमसीक्यूज बताती हूँ कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं कि कौन से ऐसे जीन है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के जो जो पेशेंट है वो उसको ससेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तो P53 है, ठीक है। अब अगर फैमिली हिस्ट्री और ओवेरियन कैंसर की म्यूटेशन दोनों की रिस्क बढ़ी है तो वो BRCA1 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे तो मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर कौन सा था, तो इंट्राडक्टल कार्सिनोमा था, ठीक है। जो इंट्राडक्टल जो कार्सिनोमा था वो मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर था, ठीक है। और बायलेटरल, और ये जो इंट्राडक्टल होता है वो यूनिलेटरल होता है, जो लोबुलर होता है वो बायलेटरल होता है, ठीक है। और यहाँ पे लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर में से पूछा कौन सा पैटर्न होता है, वो इंडियन 5 पैटर्न होता है। और सेंटिनल लिम्फ नोड्स की जो हम बायोप्सी करते हैं वो हम फ्रोजन सेक्शन के लिए करते हैं। और मल्टीपैरा जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करती है। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ। सो डेट इज ऑल अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर। हिस्टोलॉजिकल टाइप्स होते हैं उसमें ना पैटर्न्स भी आते हैं, यानी कि कौन से मॉर्फोलॉजिकल टाइप उसके अंदर आते हैं। जो ल्यूमिनल कैंसर होते हैं ना उसके अंदर ये चार जो है वो मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स आते हैं। लोबुलर हो सकते हैं, म्यूसिनस हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, पेपिलरी हो सकता है। जो HER2 कैंसर होते हैं उसमें एपोक्राइन आ रहा है, माइक्रोपेपिलरी आता है। और जो ट्रिपल नेगेटिव कैंसर होते हैं उसमें हमारे पास तीन चीज़ें आ रही थी, तीन मॉर्फोलॉजिकल जो टाइप्स होती हैं वो आ रही थी, मेडली, सेक्रेटरी और इन्फ्लेमेटरी।